हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कैसे कैसे भारत का संविधान डेवलप हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बातें थीं, फिर 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें क्या बातें थीं, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, फिर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उसके बाद से ताज का शासन भारत में हो गया था, यानी क्राउन का रूल भारत में स्थापित हो गया था। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1927 का साइमन आयोग, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये सारे जितने बिंदु हैं इन सब पे डिटेलिंग से हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक है उससे उद्धृत है। तो डिस्कशन करते हैं और फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी जो कॉन्टीन्यूटी है, जो कैसे कैसे विकास हुआ है, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसको जहाँ तक संभव होगा याद करने का प्रयास करेंगे, दिमाग में बिठाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है भारत के संविधान का। तो पता है कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो ब्रिटिश भारत में कब आए? तो सन 1600 ईस्वी में आए। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ध्यान रहे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर, इन्होंने एक चार्टर बनाया, एक आदेश दिए द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त कर लिए थे, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी मीन्स होता है राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार। तो दीवानी माने क्या? राजस्व एवं दीवानी न्याय। तो इन दोनों के अधिकार प्राप्त कर लिए। कहाँ पर? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। कब? 1765 में। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया था। यह शासन 15 अगस्त 1947 तक में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. रॉय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, एम.एन. रॉय। तो स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. रॉय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से, ठीक है, 1934 में एम.एन. रॉय के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को जाकर के संविधान अस्तित्व में आया। तो 1934 में एम.एन. रॉय जो कि साम्यवादी भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, एम.एन. रॉय। तो उन्होंने सुझाव दिया था, तो उन्हीं के सुझाव को अमल में लाया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान का निर्माण करके 26 जनवरी सन 1950 को इसको लागू कर दिया गया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थीं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा हम पढ़ेंगे। तो दो तरीके से, कंपनी का शासन
पढ़ेंगे तो कंपनी का शासन है 1773 से 1858 तक। फिर ताज का शासन आएगा 1858 से 1947 तक। और फिर आ जाएगा स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का शासन, जो कि 1947 से अब तक रहेगा, या और सही से लें तो 1950 से अब तक मान लें ऐसा, क्योंकि संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हम जब से आज़ाद हुए थे तभी से क्योंकि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, जो कि ब्रिटेन के संसद से पारित हुआ था, तो उसके तहत हम आज़ाद घोषित हो गए थे। तो उसके बाद से ही भारत में भारतीय गणराज्य का शासन माना जा सकता है। तो दो फेज़ में हम पढ़ेंगे। कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक, जिसमें 4 चीज़ें हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक पढ़ेंगे। फिर से इसमें 4 बातें हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, फिर 1833 आएगा सीधा, ये पूरा सन पार करके 18वीं सदी पार करके 19वीं सदी में आएगा, तो 1833। तो 1833 का चार्टर अधिनियम है ये, और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 33 और 53। तो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आ जाएगा अगले उसमें तो 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, यानी 20 साल के बाद। तो 4 बातें फिर से याद करें। तो पहली बात तो 1773 से 1858 तक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। फिर 1858 से 1947 तक था ताज का शासन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 4 प्रकार के मतलब 4 टर्निंग पॉइंट हैं जो हमारे संविधान में परिलक्षित होते हैं कहीं कहीं। तो उसमें से पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो इसको हम देखते हैं। तो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 4 चीज़ें हैं, याद हो गया होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही थी, तो वो भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान न करें, सही तरीके से वो यहाँ पर काम करें। मतलब जो ब्रिटेन की संसद थी उसका भी उद्देश्य यही था कि भारत से जो भी धन आए उससे वहाँ के लोगों की, मीन्स ब्रिटेन के लोगों का कल्याण ज़्यादा हो। तो इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस प्रकार से कार्य करे कि ज़्यादा से ज़्यादा संपदा को उनके हित के लिए प्रयोग किया जा सके। तो इसके लिए नियम और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार ने कदम उठाए थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो वही कह रहा है कि इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। यथा पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। और दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। एवं तीसरा है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं। पहला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, पहला कदम। दूसरी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी जो भी प्रशासन कर रहे थे भारत में उसको ब्रिटिश संसद के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, और जो भी राजनीतिक कार्य कर रहे थे उसकी भी मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो प्रशासनिक
और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और तीसरा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये मेन है, सबसे ज़्यादा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब भारत के संविधान में कैसे इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा पहली बार भारत में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाया गया था। तो इसका संविधान से क्या लेना देना हमारे? दूसरा, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, इससे भी ज़्यादा लेना देना क्या ही है। लेकिन जो तीसरा है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो ये हमारे संविधान में देखा जा सकता है कि केंद्रीय प्रशासन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के तहत स्थानीय स्वशासन भी कार्य करती हैं। खैर, तो केंद्रीय प्रशासन, तो तीन बातें इंपॉर्टेंट। पहला कि भारत में कार्य कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी नियम और नियंत्रण हैं वो बनाने का प्रयास करें ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने। दूसरा, भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई। और तीसरा, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब अधिनियम की क्या विशेषताएं थीं? तो इस अधिनियम द्वारा यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले होता था बंगाल का गवर्नर, अभी उसका नाम चेंज हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो पहला ध्यान हो गया कि बंगाल का गवर्नर का पद नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था और पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर दूसरा अधिनियम की विशेषता में, तो इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जो हैं ये दोनों बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। यानी मद्रास का गवर्नर अलग काम कर रहा है, बम्बई का गवर्नर अलग काम कर रहा है, बंगाल का गवर्नर अलग काम कर रहा है। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और इसके तहत मद्रास और बम्बई में कार्य करने वाले, प्रेसिडेंसियों में कार्य करने वाले जो गवर्नर हैं उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया। ठीक, तो पहली बात ध्यान हो गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और दूसरी बिंदु कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया था। तीसरा, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी 4 लोग थे। और ये बात इसमें तीसरा बिंदु जो है, बंगाल गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया।
सन 1774 में रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीशों और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो 1774 में बना था ये एक्ट, आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ वो स्थापित हुआ था 1774 में, ये ध्यान रहे बिंदु। और इसमें कितने न्यायाधीश थे, जजेस थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस था, और 3 अन्य न्यायाधीश यानी अदर जस्टिस थे, और पूरा मिलाकर 4 जजेस थे। तो ये 3 बिंदु हो गया। इसमें कुछ और बातें दी हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। सर एलिजा इम्पे, ये चीज़ एम लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये वाला पॉइंट कि उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। इस न्यायालय को फौजदारी, दीवानी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों के साथ ही कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई करने संबंधी व्यापक अधिकार दिए गए। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ठीक है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो लक्ष्मीकांत की पुस्तक के हिसाब से देखें तो चौथा जो बिंदु अगला है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो निजी व्यापार करने, क्योंकि पता है कि 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि 1719 में जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी करके ब्रिटिशों को फ्री में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था, तो उसके तहत कंपनी के जो निजी व्यापारी थे वो भी इसका फ़ायदा उठा करके अवैध व्यापार करके बहुत सारा धन कमाते थे, जिससे भारतीय राजाओं को कर के रूप में या लगान के रूप में पैसे कम मिला करते थे और भारतीय व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। तो इसको प्रतिबंधित किया गया कि निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 5वां, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो थी उसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहा जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, के माध्यम से इस अधिनियम के द्वारा यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, तो 3 चीज़ें, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ठीक है। संचालक मंडल में संचालक चुनने का अधिकार अब 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को दिया गया तथा संचालक का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का नियंत्रण व हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। देखिए, तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। तो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सारी बातें फिर से रिकॉल करें तो पहली बात, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सरकार
कंपनी के ऊपर नियंत्रण और विनियमन स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशासनिक और राजनीतिक मतलब उनको स्वीकार्यता प्राप्त हुई ब्रिटिश संसद के द्वारा। और तीसरा कि केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया गया। और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और पहला और एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। और इसके तहत, इसी एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और तीसरा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य जज थे, यानी कुल मिलाकर के 4 सदस्यों की एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था जो दीवानी मामले, फौजदारी मामले, राजस्व मामले, कंपनी के मामले, ये सारे की सुनवाई कर सकता था। और इसके निर्णय को चुनौती केवल इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। अगली बात क्या है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगली बात कि ब्रिटिश सरकार जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? तो जो कंपनी थी उसकी गवर्निंग बॉडी थी, यानी कंपनी कैसे काम करेगी उसको गवर्न करने वाली एक संस्था कि कंपनी ऐसे कार्य करेगी, तो उसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया और कंपनी को इस बात के लिए दबाव किया गया कि आप 3 चीज़ें, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को प्रदान करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, लेकिन इसके पहले भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था जो कि संशोधित अधिनियम था 1781। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित अधिनियम 1781 में आया था जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए लाया गया था और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट की अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं या क्या थीं? तो पहला, इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। तो कंपनी के 2 कार्य थे, एक राजनीतिक कार्य था जिसके तहत युद्ध लड़ना, संधियां करना, ये सारी चीज़ें थी, और दूसरा वाणिज्यिक कार्य था जिसके तहत कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स की उत्पादन करना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना, फिर ला करके भारत में जो पके माल हैं, जो फाइनल गुड्स हैं, उसको ला करके बेचना। तो ये सारे वाणिज्यिक कार्य थे। तो कंपनी के राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य को पृथक पृथक कर दिया 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो पहला, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। तो 2 कार्य थे, कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। दूसरा, इसने निदेशक मंडल को, यानी गवर्निंग बॉडी को या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। तो ध्यान है, नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ था 1784 के पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। जो गवर्निंग बॉडी थी जिसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये
पहले से ही थी, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद जो है या ब्रिटिश सरकार वो इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर रही थी। लेकिन 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड नाम का एक नया संस्था का निर्माण किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। द्वैध शासन की व्यवस्था यानी डायरकी सिस्टम। तो पहला, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। और दूसरा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड नाम का नया निकाय बनाया गया, जिसके तहत द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तीसरा, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो तीसरा, नियंत्रण बोर्ड की यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो दो कारण से महत्वपूर्ण था। तो फिर से रिवाइज करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बातें। तो पहला, वही बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। फिर दूसरा, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तीसरा, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। पांचवा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो दूसरा जो एक्ट था वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। तो इस अधिनियम की विशेषताएं थीं, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, तो निदेशक मंडल को यानी जो गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यानी कंपनी का व्यापारिक वाणिज्यिक मामला देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी का जो राजनीतिक मामला है उसको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है डायरकी सिस्टम। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे।
तो इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब 1773 से लेकर के 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। 1858 से लेकर के 1947 तक ताज का शासन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में 4 कानून महत्वपूर्ण। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो नेक्स्ट जो है वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। लक्ष्मीकांत में 1833 और 1853 का चार्टर अधिनियम है, लेकिन इसके पहले भी 1793 का चार्टर अधिनियम है, 1813 का है, यानी कि हर 20 सालों में 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। तो दो तो हैं, 33-53 दो नहीं हैं, जो कि इंटरनेट पर है। तो इसको देखते हैं कि कैसे संविधान में यहाँ से कुछ बातें ली गई। ध्यातव्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापार करने देने के लिए हुआ था। इस कंपनी के समय व अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 4 चार्टर क्रमशः 1793, 1813, 1833 और 1853 ईस्वी में पास किए गए थे। यानी कंपनी भारत में व्यापार कर सके इस बात का चार्टर, यानी कि एक प्रकार से शाही आदेश, वो 4 बार आए थे। 1793, 1813, 1833, 1853। कंपनी का पहला चार्टर 1794 ईस्वी में समाप्त होने वाला था। कंपनी का पहला चार्टर 1794 ईस्वी में समाप्त होने वाला था। इससे पहले ही वर्ष 1793 में कंपनी की गतिविधियों की जांच पड़ताल तथा विचार विमर्श करने के बाद एक नया चार्टर पास कर दिया गया, जिसके अंतर्गत कंपनी को व्यापार और वाणिज्य के अधिकारों के साथ साथ भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रशासन करने का अधिकार भी दे दिया गया और इसकी कार्य अवधि को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सत्रह सौ 1813 का चार्टर। इसके बाद 1853 ईस्वी तक प्रत्येक 20 वर्षों के बाद एक नया चार्टर पास करने की प्रथा सी बन गई। लेकिन 1853 ईस्वी का चार्टर अंतिम चार्टर था, क्योंकि इस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधि को नहीं बढ़ाया गया था। बाद में 1857 की क्रांति ने चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार और भारत में प्रशासित क्षेत्रों को महारानी विक्टोरिया ने सीधे अपने कब्जे में ले लिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 का चार्टर एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को अगले 20 वर्षों मतलब 1793 तक विदेशों में व्यापार करने की मिली हुई अनुमति खत्म होने वाली थी। अतः कंपनी के अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ाने के लिए 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया और इसके बाद 1853 तक प्रत्येक 20 वर्षों में चार्टर एक्ट की अवधि बढ़ा दी जाती थी। 1793 चार्टर एक्ट में बहुत ज़्यादा विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे, क्योंकि यह सिर्फ कंपनी की अवधि को बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। इसमें किए गए 2 महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, कंपनी के अधीन सभी प्रांतों का शासन उस प्रांत के गवर्नर और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। दूसरा, कंपनी के सभी बोर्ड के सदस्यों
अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजकोष से देना तय हुआ, जो कि अब तक ब्रिटिश राजकोष से दिया जाता था। इसके पीछे कारण यह माना गया कि ब्रिटिश राजकोष से वेतन आने में देरी होती थी, जिससे कि सभी बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे थे। तो 1793 के चार्टर में दो बातें। एक, कंपनी के अधीन सभी प्रांतों का शासन उस प्रांत के गवर्नर और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। ठीक है, पहली बात, कंपनी के अधीन सभी प्रांत का शासन वहाँ के गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन हो गया। और दूसरा, कंपनी के सभी बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजकोष से देना तय हुआ। तो वेतन भारतीय राजकोष से देना तय हुआ, क्योंकि ब्रिटिश राजकोष से वेतन आने में देरी होने के कारण यहाँ पर भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही थी। इस कारण से वेतन भारतीय राजकोष से देना तय हुआ। 1813 चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के 20 वर्ष बाद यानी कि 1813 में पुनः कंपनी के व्यापार और शासन के नवीनीकरण के लिए चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को कुछ हद तक खत्म किया गया था। इस एक्ट में निम्नलिखित 4 प्रमुख प्रावधान किए गए। पहला, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बात, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को अनुमति प्रदान की गई। 1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर, पहली बात, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को अनुमति प्रदान की गई। इसी अनुमति के अनुसार वर्तमान में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो मिशनरियों को अनुमति और 1857 की क्रांति के पीछे जो धार्मिक कारण बताए जाते हैं, उसमें एक कारण ये भी है कि 1813 के चार्टर के द्वारा मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार करने की छूट प्रदान कर दी गई थी, जिसके तहत वो भारत के गरीब क्षेत्रों में जाकर के जो आदिवासी लोग हैं उनका कन्वर्जन कराना शुरू कर दिए थे, जिससे भारतीयों को काफ़ी आहत हुआ और 1857 की क्रांति में एक कारण इसको भी माना जाता है। तो 1813 का चार्टर में एक बात कि मिशनरियों को अनुमति प्रदान की गई और यही बातें कि अपने धर्म को PPP यानी प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने का अधिकार, यानी सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को भी, चाहे विदेशी हो, भारतीय हो, नागरिक हो, उन सभी को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट। आर्टिकल 25, दूसरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर तो एकाधिकार समाप्त, मोनोपोली समाप्त हो गया, लेकिन चाय के ऊपर एकाधिकार था और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था को छोड़कर। और तीसरा, भारतीय व्यक्तियों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष मात्र 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तीसरी बात, भारतीय व्यक्तियों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा के लिए खर्च मात्र 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष।
वर्ष 1833 और 1853 के अधिनियमों ने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए, जो कि निम्नानुसार हैं। अब 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो पहली बार हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया था। और दोबारा ऐसी प्रकार की चीज़ हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम में, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहली बात यह। दूसरा, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। तो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका यानी विधि बनाने संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो 1833 के चार्टर के पहले बने कानून नियामक कानून और 33 के बाद के बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तीसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चौथा, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। तो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन का आयोजन का शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और अगली बातें, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है बदल दिया 1833 के एक्ट के द्वारा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नया नाम हो गया कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया। कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया, ये नया नाम हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले विधि आयोग का गठन किया गया। तो इसी के तहत लॉर्ड मैकाले विधि आयोग, लॉर्ड मैकाले विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारतीय कानून का निर्माण और उसका वर्गीकरण करना था।
फिर इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी प्रकार के रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। 1853 के अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थीं। अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी सेपरेशन कर दिया। किसमें? लॉ मेकिंग बॉडी और लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी यानी एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो ये है पूरा कंपनी के अधीन चार्टर अधिनियम वगैरह। अब ताज का शासन के अंतर्गत 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861, 1892, 1909 के भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो एक ही भारत शासन अधिनियम 1858 का। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम है ये। फिर 1892 के भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 के भारत परिषद अधिनियम। लेकिन इसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1919, फिर साइमन आयोग बना 1927 में, सांप्रदायिक अवार्ड बना 1932 में, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। तो ये ताज के शासन के बाद वाला यानी 1858 के आगे का, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।